हाय गाइज, आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोगों का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा और आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पास्ट इन डिफिनिट टेंस के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैंने पास्ट इन डिफिनिट टेंस का फर्स्ट भाग बता दिया है। जो नहीं देखे होंगे आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा गया है पास्ट इन डिफिनिट टेंस पार्ट 2। दैट मीन्स इस लेक्चर में पास्ट इन डिफिनिट टेंस के सेकंड भाग को देखेंगे और इसी भाग में मैं इन सारी बातों को आपको खत्म कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। नंबर 6 पॉइंट कहता है आई विश स्लैश ही विशेष स्लैश यू विश स्लैश एज इफ प्लस पास्ट इन डिफिनिट टेंस। इसका मतलब हुआ बाबू, आई विश हो या ही विशेष हो या यू विश हो या एज इफ हो, इन चार में से कोई भी एक उपस्थित हो तो इसके ठीक बाद में हम लोग पास्ट इन डिफिनिट टेंस का करेंगे प्रयोग। आई विश, ही विशेष, यू विश, एज इफ के ठीक बाद में पास्ट इन डिफिनिट टेंस का किया जाता है प्रयोग। ये फॉर्मेट का उपयोग होता है काल्पनिक बात को बताने के लिए। काल्पनिक बात को जब बताया जाए तब उस स्थिति में हम लोग इस फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। क्लियर? तो इस बात को थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला एग्जाम्पल कहता है आई विश आई वेंट टू दिल्ली विथ माई फ्रेंड्स। आई विश काश, आई वेंट, देखिए यही आई विश है। आई विश के बाद पास्ट इन डिफिनिट सब्जेक्ट आई हो गया। वेंट गो का V2 है, तो सेंटेंस में V2 हो तो वाक्य बन जाएगा पास्ट इन डिफिनिट टेंस। इसलिए हमने लिखा आई विश आई वेंट टू दिल्ली विथ माई फ्रेंड्स। क्लियर है? काश मैं अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जाता। अब इसी सेंटेंस को नीचे में लिखा गया है आई विश आई हैड गॉन टू दिल्ली विथ माई फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं आई विश हमने यहाँ लिख दिया और आई विश के ठीक बाद में आपका लिखा गया है आई हैड गॉन। तो हैड गॉन तो हो गया पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट होने के कारण यह सेंटेंस हो गया गलत। क्लियर है? चलिए, रूल नंबर 7 कहता है टू शो अ हिस्टोरिकल इवेंट एग्जिस्टिंग नाउ। टू शो अ हिस्टोरिकल इवेंट एग्जिस्टिंग नाउ, दैट मीन्स कि वैसी घटना जो बहुत पहले हुई हो लेकिन उसका एग्जिस्टिंग अभी भी है, उसका अस्तित्व अभी भी है। जो काम बहुत पहले हो गया हो और उसका अस्तित्व अभी भी हमारे पास उपस्थित है तो उस काम को भी हमें पास्ट इन डिफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। जैसे में आप देख पा रहे एग्जाम्पल में लिखा गया है शाहजहां बिल्ट द ताजमहल। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो ताजमहल तो बहुत पहले ही न बन चुका है जी, और ताजमहल आज भी उपस्थित है। तो यह ताजमहल बहुत पहले बना है, यही ताजमहल आज भी उपस्थित है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बिल्ड, बिल्ड का V2 होता है बिल्ट, BUILD, यह है V1। और जब लिखेंगे BUILT तो हो जाएगा V2। तो V2 होने के कारण सेंटेंस पास्ट इन डिफिनिट में है, इसलिए यह सेंटेंस सही हो गया। क्लियर? चलिए, सेकंड एग्जांपल आपका है शाहजहां हैड बिल्ट द ताजमहल।
शाहजहां हैड बिल्ट, देखिए ये हैड बिल्ट पास्ट परफेक्ट हो गया, जो कि बात गलत है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। क्लियर है। नंबर 8 देखिए, फॉर्मेट बहुत ही भयानक लिखा गया है। बहुत मेन बात आपको यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया है। यह भी काल्पनिक स्थिति को बताने का प्रयास करता है। तो फॉर्मेट बाबू कहता है, देखिए क्या, इफ है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड या V2 मेन वर्ब का सेकंड रूप हमको लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट कोमा देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले लिखा इफ लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव कैसे लिखा जाएगा, इसके बाद कहता है वर्ब या मेन वर्ब 2, दैट मीन्स कि इन दोनों में से कोई एक है। जब वर्ब हम लिखेंगे तब मेन वर्ब सेकंड रूप नहीं लिखेंगे, जब मेन वर्ब का सेकंड रूप लिखेंगे तब वर्ब नहीं लिखेंगे। क्लियर। इसके बाद लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, कोमा पे दीजिएगा, और इसके बाद आप देख पा रहे यहाँ भी है सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है बाबू, यही सब्जेक्ट यहाँ वाला है, यानी ये जो सब्जेक्ट हम लिखेंगे इसी सब्जेक्ट को यहाँ भी लिखना है, वही सब्जेक्ट है। प्लस वुड, और वुड एक प्रकार का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा लेता है V1, तो यहाँ लिख देंगे V1, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है। चलिए इसी फॉर्मेट को हमें सेकंड तरीका से भी लिख सकते हैं। देखिए कि कैसे, ये जो आप देखा पाते हैं ना वर्ड, यदि इस वर्ड को हम वाक्य के शुरू में लिख देते हैं तो वही बात हो जाता है। जब इस वर्ड को यहाँ पर लिखा जाएगा तो यहाँ से इफ हट जाएगा, जो यह इफ है ना बाबू, यह इफ यहाँ से हटेगा, तो क्या बचेगा, देखिए सब्जेक्ट जो कहते हैं, वर्ड या मेन वर्ब दोनों में से तो कोई एक वर्ड हम लिख दिए, तो ये तो पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद आपके पास क्या आया, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिख दिए ऑब्जेक्ट, कोमा देंगे, और उसके बाद जो है वही लिख देना है, दैट मीन्स सब्जेक्ट है प्लस वुड यहाँ पर 2 बार लिख दिया है, प्लस वुड होगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। चलिए, तो यदि वाक्य आपका वर्ड से स्टार्ट हो, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कोमा दीजिएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसी फॉर्मेट को आप देख पा रहे हैं सेकंड तरीका से मैंने कैसे लिखा है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला भाग पे पहला भाग आप देख पा रहे हैं, यहाँ कोमा है, तो कोमा के बाद में जो भाग आपका लिखा गया है, तो इस भाग को आप शुरू में भी लिख सकते हैं, और जब यह भाग वाक्य के शुरू में आएगा तो ये जो शुरुआती का वाक्य है ये वाक्य के अंत में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही किया है, जब सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे तो इसके बाद आपका देखो यहाँ वाला भाग हम लिख देंगे, यहाँ का जो भाग है उसे हम यहाँ पे लाके लिख देंगे। क्लियर है। चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से समझ लिया जाए। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यह स्टेटमेंट आप लोग बचपन में भी सुने होंगे। इफ है आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। ये काल्पनिक बात है, केवल हम लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं। काश में पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो मैं पक्षी होता तब ना आकाश में उड़ता, इसलिए यह काल्पनिक बातें होती हैं। तो थोड़ा सा बात को समझ लिया जाए। देखिए इफ जो कहते हैं आई प्लस वर, अब आप समझेंगे सर जी आई के साथ है तो वाज लगता है, तो बात सही है बाबू, लेकिन यह फॉर्मेट होता है काल्पनिक स्थिति में, तो इस फॉर्मेट में हम वर का ही उपयोग करेंगे। यह सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, डजंट मैटर, आपका हेल्पिंग वर्ब वर ही लगेगा। क्लियर। अ बर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आप देखिए आई यहाँ भी है, और हमने बोला था कि जो सब्जेक्ट यहाँ होगा वही सब्जेक्ट यहाँ होगा। इसके बाद देखो वुड है, फ्लाई V1 हो गया, इन द स्काई
आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह वाक्य सही हो गया। क्लियर? चलिए अब एक बात आप समझो बाबू, यहाँ देखिए, यहाँ पे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपके दिमाग में एक बात हो सकता है कि सर जी हमने यहाँ पे वर्ब या V2 लगाना है, यहाँ पर है कि वुड है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ हम लगाएं वर्ब या V2 या कहाँ लगाएं वुड प्लस V1? तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, यदि वाक्य इफ से स्टार्ट हो या जिस भाग में इफ हो तो इफ वाले भाग में हमेशा वर्ब या V2 होगा, और जिस भाग में इफ नहीं हो वहां वुड होगा। क्लियर है? अब सेंटेंस यहाँ देखिए सेकंड, इफ आई वेंट टू आगरा आई वुड सी द ताजमहल। इफ है आई वेंट, इफ है वाक्य स्टार्ट कर दिया, आई सब्जेक्ट हो गया, वेंट गो का V2 है, टू आगरा ऑब्जेक्ट। काश मैं आगरा के लिए जाता तो मैं ताजमहल को देख लेता, आई वुड सी द ताजमहल। यहाँ देखिए इफ से स्टार्ट है, यहाँ V2 होना चाहिए, बात सही है। सेकंड भाग में इफ नहीं है इसलिए यहाँ पर वुड है, और जो सब्जेक्ट आई यहाँ है वही सब्जेक्ट आई यहाँ है, इसलिए वाक्य सही हो गया। क्लियर? चलिए इसी फॉर्मेट को हमने बोला कि आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, आई वुड सी द ताजमहल इफ आई वेंट टू आगरा। वाक्य हमने आई से स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, वुड सी द ताजमहल सही बात है। इफ आई वेंट, देखो इफ से स्टार्ट है, तो इफ से स्टार्ट है तो इसके बाद में हमें सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए V2, तो वेंट V2 है, वाक्य हो गया सही है। चलिए आगे देखा जाए। नंबर 4, इफ आई वुड गो टू आगरा आई वुड सी द ताजमहल। आप देखिए बाबू, इफ से स्टार्ट है, तो इफ से स्टार्ट हो तो इसके बाद सब्जेक्ट आई सही है, लेकिन यहाँ होना चाहिए था गो का V2 वेंट, वुड गो नहीं होगा, तो यहाँ वुड गो के कारण सेंटेंस हम लोगों का हो गया गलत। क्लियर है? चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी से। इसके बाद हम लोग आते हैं रूल नंबर 9 में। बहुत ही अच्छा यहाँ नंबर हमने बताने का प्रयास किया है। देखिए क्या कहता है, इन अ डायरेक्ट नरेशन। रूल नंबर जो 9 है यह नरेशन से आधारित है। नरेशन पे हमने इस बात को बताने का प्रयास किया है। देखिए क्या कहता है, इन अ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट इन अ डेफिनिट टेंस, देन प्रेजेंट इन अ डेफिनिट टेंस कन्वर्ट्स इनटू पास्ट इन डेफिनिट टेंस इन डायरेक्ट नरेशन। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। इन और डायरेक्ट नरेशन, यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में हो, तब प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस जो है यह पास्ट इन डेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। कब? इन डायरेक्ट नरेशन में। अब देखिए, अब एक सेंटेंस से बात को समझ लिया जाए, इसका मतलब क्या कहता है। देखिए डायरेक्ट नरेशन हमने लिख दिया, सोनू सेड टू मोनी। सोनू मोनी से बोला आई हेल्प यू। तो आप देख पा रहे हैं सेड यह है, आई सोनू सेड टू मोनी यह है आपका है डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग भाग, और कोमा तथा डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर का जो भाग होता है वह होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो आप देखिए आई हेल्प यू रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में है। इसी का जब हम बनाएंगे इन डायरेक्ट नरेशन
तो यही जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है यह कन्वर्ट कर जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि यहाँ पास्ट है। देखिए इनडायरेक्ट नरेशन हमने क्या लिखा, सोनू सब्जेक्ट जो कहते हो, आपको पता है कि सेड टू कन्वर्ट कर जाता है टोल्ड में, टोल्ड लिख दिया। ऑब्जेक्ट जो कहते हो ये कोमा हटेगा तो दैट हो गया। आई हेल्प यू, आई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सोनू सब्जेक्ट के लिए हमने ही लिख लिया प्रोनाउन। हेल्प V1 है, इसका हमने लिख दिया V2, क्योंकि वाक्य चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ही हेल्प्ड यू सेकंड पर्सन खोजता है ऑब्जेक्ट, तो मोनी ऑब्जेक्ट आपका फीमेल है, एक फीमेल के कारण ऑब्जेक्टिव से हल हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखिए कि नीचे नोट मैंने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अधिकांशतः पूछे जाते हैं। क्या कहता है, बात को समझ लिया जाए। इन अ डायरेक्ट नरेशन, किसी भी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट मीन्स की रिपोर्टेड स्पीच आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सांसारिक सत्य हो, दैट मीन्स प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस ही होता है। क्योंकि आपको पता है कि यदि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य है तो उस यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य को हम बनाते हैं प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में। देन प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस आल्सो यूज्ड इन डायरेक्ट नरेशन। इसका कहने का मतलब देखिए क्या हुआ, यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, दैट मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ है मतलब बाबू क्या, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। तो इसका जब हम इन डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो इन डायरेक्ट नरेशन में जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि वह डायरेक्ट नरेशन में भी प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में ही है और इन डायरेक्ट नरेशन में भी वह प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में ही रहेगा। क्लियर? चलिए अब सेंटेंस को देखिए तने। डायरेक्ट नरेशन देखिए क्या कहता है, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही सेड यह पास्ट टेंस हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब है। द सन राइजेज इन द ईस्ट यह प्रेजेंट इन डेफिनिट है, उसके साथ साथ है यह यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। द सन राइजेज प्रेजेंट इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, तो यह आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो इसका जब हम बनाएंगे इन डायरेक्ट नरेशन तो देखिए क्या कहता है, इन डायरेक्ट नरेशन ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही सेड देखो पास्ट में है, कोमा की जगह पे दैट लग गया और चूंकि यह सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए हमने भी इसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया। तो एक बात आप हमेशा यह याद रखिएगा कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसके वाक्य में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है, मतलब प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में पहले भी है और अभी भी रहे। क्लियर? चलिए अब्दुल नंबर आते हैं 10 में। ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, etc कैन बी यूज्ड इन पास्ट इन डेफिनिट टेंस। ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली ये सभी का उपयोग पास्ट इन डेफिनिट टेंस में भी किया जा सकता है। चलिए सेंटेंस को देख लेते हैं।
मोहित ऑलवेज केम हियर विथ फ्रेंड्स। मोहित हमेशा यहाँ अपने दोस्तों के साथ आता था। तो आप देख पा रहे हैं मोहित ऑलवेज का उपयोग हमने किया है, तो कम का भी टूके में पास्ट इनडेफिनिट हो गया, इसलिए यह वाक्य सही है। क्लियर है। चलिए अब सेकंड सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, मोहित वाज ऑलवेज कमिंग हियर विथ फ्रेंड्स। मोहित वाज ऑलवेज का उपयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। वाज कमिंग कंटिन्यूअस फॉर्मेट है, इसलिए यह वाक्य गलत हो गया। क्लियर। अगला आपका है यू नेवर सा द मूवी विथ फ्रेंड्स। यू नेवर भी देखिए उपयोग किया गया है। आशा सी का भी टू है, तो यह बात आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप याद रखिएगा ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, इन सभी का प्रयोग पास्ट इनडेफिनिट टेंस में भी हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी टेंस में होते हैं जो आपको आगे वीडियो में मैं बताऊंगा, या मैं प्रेजेंट टेंस में भी इसके बारे में बता दिया हूं, वहां पर भी आप जाके इसे समझ सकते हैं। एक बात और आप याद रखिएगा, ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली यह हमेशा मेन वर्ब के पहले होते हैं। हमेशा बाबू मेन वर्ब के पहले होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद होते हैं। यही कारण है कि हमने यहाँ पे लिखा है ऑलवेज केम, क्योंकि केम है मेन वर्ब, इसी मेन वर्ब के पहले ऑलवेज का हमने उपयोग किया है। बात आया समझ में। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों का पास्ट इनडेफिनिट टेंस का सेकंड आपका लेक्चर होता है समाप्त। इसके बाद आपको हम बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो को जो आप लोग नए देख रहे हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा फैलाने का प्रयास करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें, ताकि जो भी बालक नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको पढ़ने का मौका मिले और इस वीडियो के माध्यम से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके।